केमिस्ट्री नीट आईआईटी जेई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट। जो गिवन कार्बोकेटाइन है उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है, उनको स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। इससे पहले हम सीख लेते हैं कि जो कार्बोकेटाइन होते हैं उसकी स्टेबिलिटी अगर चेक करना है तो हमें सबसे ज़्यादा जो स्टेबल करता है वो करता है प्लस आर। तो हमें ये ऑर्डर लिखना है, प्लस आर सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद होता है प्लस एच, इसके बाद होता है प्लस आई वाला, इसके बाद सिंपल जिसमें ना इंडक्टिव हो ना रेजोनेंस हो ना हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके बाद हो गया माइनस आई, देन माइनस एच, उसके बाद माइनस आर। तो वो ग्रुप जो प्लस आर या माइनस आर शो करता है, माइनस एच माइनस आई शो करता है, माइनस प्लस एच शो करता है या प्लस माइनस आई शो करता है, इनका सब का इस तरह से ऑर्डर चलता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसके अलावा जो मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर एरोमेटिक नहीं है, बचा हुआ क्या, नॉन एरोमेटिक। इसके बाद स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। सबसे लिस्ट क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक स्टेबल, सबसे लिस्ट स्टेबल एंटी एरोमेटिक और सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक। इसके अलावा क्या हो सकता है, यहाँ पे नॉन एरोमेटिक में रेजोनेंस वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके बाद होता है इंडक्टिव। अब हम अपना क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे ऑप्शन को वन बाय वन चेक करते हैं कि इनमें कौन सा इफ़ेक्ट लग रहा है। तो हमारे सामने फर्स्ट ऑप्शन है इस तरह से, ये है 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे है ये कार्बोकेटाइन। अब यहाँ कहीं पाई बॉन्ड वगैरह तो दिख नहीं रहा, तो रेजोनेंस वगैरह नहीं है। अब हम चेक करते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके जस्ट पास वाला कार्बन हो गया ये अल्फा कार्बन, जिसके ऊपर ये हाइड्रोजन क्या हो गई, अल्फा हाइड्रोजन। तो इस ऑप्शन में क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन लिख लेते हैं। तो ये हो गई 1 अल्फा एच। इसमें कितने अल्फा एच है, 1 अल्फा एच जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके बाद में जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो देखते हैं, ये है 5 मेंबर रिंग। इसमें यहाँ पे है ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी कौन सा इफेक्ट लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में देखो ये है CH3, ये है CH3। जब हम स्ट्रक्चर को इस तरह ओपन करके लिखते हैं तो हमें सारी अल्फा एच दिख जाती है कि इसमें कौन सी हाइपर कॉन्जुगेशन वाली हाइड्रोजन है। ये रहा अल्फा कार्बन, क्योंकि पॉजिटिव के पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। ये रहा अल्फा कार्बन, यहाँ पे ये रहा अल्फा कार्बन। इसके पास में इस कार्बन की 3 वैलेंसी ऐसे सेटिस्फाई है यहाँ से, तो बचा हुआ ये एक हाइड्रोजन क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जितने अल्फा कार्बन है इनके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो गई, और वो ही क्या करती है, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पे कितनी अल्फा एच है, 3, ये हो गई 7 अल्फा एच इस सेकंड वाले ऑप्शन में हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगी। इसके बाद में जो सी ऑप्शन है वो और चेक कर लेते हैं। इस तरह से ये क्या है, 5 मेंबर रिंग है, जहाँ यहाँ पे लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज और ये स्ट्रक्चर। यहाँ देखते हैं कि रेजोनेंस यहाँ भी नहीं है, तो क्या बच गया, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करते हैं। भाई रेजोनेंस तो है नहीं, इसके बाद चेक करना है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये रहा अल्फा कार्बन, ये वाला, इसका पॉजिटिव के पास वाला कार्बन हो गया अल्फा कार्बन। ये रहा एक यहाँ पे हाइड्रोजन, ये रहे यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें ओवरऑल कितने अल्फा एच है, 1, 2 और 3। तो जो थर्ड ऑप्शन है इसमें 3 अल्फा एच जो है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन वाली हाइड्रोजन। अब यहाँ एक बात और सीखनी है, क्योंकि इन सब में क्या चल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन वाले
तीनों ऑप्शन हाइपर कॉन्जुगेशन वाले हैं। अब हमें एक बात और सीखनी है कि जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी चेक करना है, तो देखना है कि नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेस। तो जो गिवन कार्बोकेटाइन है उसकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि अगर हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों में ही लग रहा है तो फिर हमें देखना है इनमें जो प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन है वो चेक करना है। तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि जो नंबर ऑफ अल्फा एच जितनी ज़्यादा होगी उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे और उतना ही ज़्यादा कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अल्फा एच ज़्यादा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर लेके आते हैं। तो 7 सबसे अल्फा एच सबसे ज़्यादा किस में है, बी में है। इसके बाद में हो गया सी, देन हो गया ए, बी सी ए। तो आंसर आ गया अपना फोर्थ वाला, ये रहा फोर्थ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड इज। तो हमें पहले तो एक बात समझना पड़ेगा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये हमने पहले लास्ट क्लासेस में, जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें पढ़ चुके हैं, डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है। एक बार हम देख लेते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है, एक तो होना चाहिए वो साइक्लिक सिस्टम। पहले तो होना चाहिए वो साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम में भी यानी रिंग है वो क्या होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए। रिंग होनी चाहिए प्लेनर। सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, रिंग क्या होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। इसके बाद में जो ईच एटम है उस रिंग में वो होने चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज एटम होने चाहिए। कभी कभी वो sp हाइब्रिडाइज भी हो सकता है। और जो रिंग है उसमें जो कॉन्जुगेशन चल रहा है वो पूरी रिंग में डीलोकलाइज होने चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में जो हक्कल ने रूल दिया था, हक्कल क्या कहता है, हक्कल रूल के अकॉर्डिंग कोई भी सिस्टम अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ये फॉलो करता है तो वो क्या हो जाता है, एरोमेटिक। और इसमें जो n वैल्यू है, n वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अगर हम ये वैल्यू अपनी इक्वेशन में रखते हैं तो हमें मिलते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक रखा तो क्या मिला हमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 रखने पे क्या मिलता है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 10 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो कोई भी सिस्टम अगर हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है तो वो क्या हो जाता है, हमें चारों कंडीशन फॉलो करवानी है। साइक्लिक होना चाहिए सबसे पहले, प्लेनर होना चाहिए सिस्टम, जो एटम है वो होने चाहिए sp2, कभी कभार sp भी हो सकता है। और जो रिंग है उसमें जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरी रिंग में होना चाहिए। हक्कल रूल इसके लिए क्या है कि जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है वो क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और यहाँ पे n वैल्यू क्या होगी, n वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3। और अगर हम वैल्यू रखते हैं तो हमें मिलता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई एंड सो ऑन। इस तरह से कंपाउंड क्या हो जाता है, एरोमेटिक। अब 1 बाई 1 हम क्या करते हैं, अपने ऑप्शन चेक करते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इस तरह से 4 मेंबर्ड रिंग, ये है 4 मेंबर्ड रिंग। तो ये रिंग क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर है, वो सारी यहाँ पे जो चारों कंडीशन है वो फॉलो हो रही है। अब हक्कल रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हैं। तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसके हमें लेने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हक्कल जिस सिस्टम में 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं वो होता है एंटी एरोमेटिक। क्या होता है वो, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन फिर चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, इस तरह से ये है हमारे सामने
5 मेंबर्ड रिंग, ये रही 5 मेंबर रिंग, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। हक्कल के लिए इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, अगर कहीं पे भी कार्बोकेटाइन C+ है तो हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं हक्कल में 0 इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन काउंट करते समय। तो यहाँ पे पॉजिटिव का क्या हो गया 0 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में जो पाई इलेक्ट्रॉन है तो 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई है, टोटल हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू हक्कल ये क्या हो गया एंटी एरोमेटिक, ये हो गया एंटी एरोमेटिक। और यहाँ पे क्या चल रहा है ये डीलोकलाइजेशन, पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंट है यहाँ पे, ये क्या करेगा पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ये इधर क्या चलता रहता है रिंग में, पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन होता रहता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या मिला हमें एंटी एरोमेटिक। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन क्या है, स्ट्रक्चर लिखते हैं हम थर्ड का। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं ना डीलोकलाइज्ड, जो राउंड फॉर्म में बता रखा है ऑप्शन में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से इस राउंड जो सर्कल है इसका मतलब होता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरी रिंग में डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं, ये चलता रहता है सिस्टम। यहाँ पे देखो पाई इलेक्ट्रॉन, इस तरह से पूरी रिंग में क्या चल रहा है डीलोकलाइजेशन। अब हम देखते हैं कि एक सेकेंड, यहाँ पे ये हो गए पाई इलेक्ट्रॉन, ये हो गए पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस थर्ड वाले में एक तो इसका नाम पता होना चाहिए, तो इसका नाम क्या है, जो थर्ड ऑप्शन है वो नाम से भी पूछ सकता है, तो ये पता होना चाहिए, ये है नेफ्थलीन, ये है, इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। तो क्या कर सकते हैं, नाम से भी वो पूछ सकता है, तो हमें एक तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब हम इसमें चेक करते हैं कि ये टोटल इलेक्ट्रॉन एक पाई बॉन्ड के होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे टोटल हो गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या है सिस्टम में डीलोकलाइजेशन चल रहा है, तो ये हो गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू हक्कल जो सिस्टम 10 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होता है वो होता है एरोमेटिक। क्या होता है एरोमेटिक। तो थर्ड वाला क्या हो गया एरोमेटिक। इसके बाद में जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या कहता है, ये रहा फोर्थ ऑप्शन, ये नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे थे तो जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होता है जहाँ पे चार्ज नेगेटिव है उसके लेते हैं हम 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए। तो यहाँ पे ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव के, और ये हो गया पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे हो गए फोर्थ में 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो रहा है, ये चल रहा है डीलोकलाइजेशन पूरी रिंग में, तो इसको बोलते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और अकॉर्डिंग टू हक्कल ये क्या हो गया सिस्टम अपना एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड, तो कौन सा आ रहा है, थर्ड ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा एरोमेटिक, ये रहा थर्ड ऑप्शन। इसके बाद में तो इसमें हमने क्या सीखा है कि पहले हमें एरोमेटिक देखना होता है, तो ये चारों कंडीशन पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया एरोमेटिक कौन सा है, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, जो रिंग है उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन पूरी रिंग में होना चाहिए, और जो एटम है वो क्या होने चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, या कभी कभी sp हाइब्रिडाइज भी हो सकता है। और जो हक्कल रूल है वो कहता है 4n+2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फॉलो होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन फ्रॉम द फॉलोइंग आयोडो कंपाउंड। इसमें कुछ आयोडो कंपाउंड दे रखे हैं, तो पहले तो हमें इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। क्या है कि आयोडीन को I- की फॉर्म में निकाल देना है और हमें क्या बनाने हैं कार्बोकेटाइन बनाने हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है वो देखते हैं हम, ये रहा H, ये रहा आयोडीन, ये रहे इलेक्ट्रॉन।
अब इसमें हमें ये देखना है, ये रहे ये रहे बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन। अब I को I माइनस की फॉर्म में हमें निकाल देना है। तो इसमें ये क्या करेगा, I अपने इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कौन सा हो गया, ये बन गया हमारे सामने कार्बोकेटाइन। क्योंकि जो I है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट जो सेकंड ऑप्शन है उसमें भी हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करवा के कार्बोकेटाइन बनाने हैं। ये रहा -I माइनस, ये रहे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, लेके चला जाएगा। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद जो थर्ड है ऑप्शन, उसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करवाना है। ये रहा H, ये रहा I, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। I को क्या करना है, I माइनस की फॉर्म में निकाल देना है। ये रहा I माइनस, निकल गया। तो बची हुई स्पीसीज पे क्या रहा, पॉजिटिव चार्ज। ये आ गया आपके पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले हमने क्या किया है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े हैं, क्योंकि हमें इन आयोडो कंपाउंड से क्या बनाना पड़ेगा, कार्बोकेटाइन पहले बनाना पड़ेगा। तो कार्बोकेटाइन बनने के लिए I को किस फॉर्म में जाना चाहिए, I माइनस या फिर I प्लस। तो हमें भेजना पड़ेगा I माइनस, ताकि हमें क्या मिल जाए, कार्बोकेटाइन। तो इस तरह से हमें तीनों ऑप्शन के कार्बोकेटाइन मिल चुके हैं। अब जो कार्बोकेटाइन हमें मिले हैं, जो पहले हमने क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग हमें इनको आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। और स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबल है, वो 1 बाय 1 हमें चेक करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट है, एक बार चेक करते हैं कार्बोकेटाइन की किस तरह से वो स्टेबल है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, डीलोकलाइजेशन से स्टेबल है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पॉजिटिव का आ गया 0, पाई बॉन्ड के हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया एरोमेटिक, इसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। ये वाह एंटी एरोमेटिक, इसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। जिस सिस्टम में 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होता है एंटी एरोमेटिक। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है उसको देखते हैं कि वो कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबल है। सेकंड ऑप्शन में रेजोनेंस तो लग नहीं रहा, तो ये रहा अल्फा कार्बन, और जस्ट पॉजिटिव के पास में ये रहा अल्फा कार्बन। इसमें रहे 2 हाइड्रोजन, ये रही हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। तो ये फैक्टर किस फैक्टर से स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन में, हाइपर कॉन्जुगेशन से। और इसमें कितने अल्फा H है, 4 अल्फा H। तो ये किससे स्टेबल है, सेकंड वाला, हाइपर कॉन्जुगेशन में, हाइपर कॉन्जुगेशन से। इसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है वो हम देखते हैं कि किससे स्टेबल है। तो हमने जब प्रीवियस क्लासेस में रेजोनेंस पढ़ा था, रेजोनेंस के कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, तो हमने कंडीशन देखी थी कि जो डबल बॉन्ड है अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ हमें डीलोकलाइज करता है तो वो कंडीशन क्या थी, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो गया CH2 प्लस। अगर डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाले एटम पे इस तरह से पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये क्या करता है, रेजोनेंस करता है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो इस तरह से, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या मिल गए, यहाँ के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस वाला चार्ज वो ख़त्म हो गया, तो ये कार्बन क्या हो गया, न्यूट्रल। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से पाई इलेक्ट्रॉन क्या हुए, यहाँ से चले गए, इसलिए इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसको बोलते हैं, रेजोनेंस से ये कार्बन स्टेबल तो है लेकिन इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बोकेटाइन। इसका नाम है एलाइलिक कार्बोकेटाइन। जो कार्बोकेटाइन स्टेबल किससे है, रेजोनेंस से। तो सेम जो अपना ऑप्शन है थर्ड वाला, इसमें ये कंडीशन यहाँ पे सेम ही तो बन रही है। कौन सा कार्बोकेटाइन है ये, इस तरह रेजोनेंस से स्टेबल है। रेजोनेंस किससे स्टेबल है, रेजोनेंस से। और इसको बोल देते हैं हम एलाइलिक कार्बोकेटाइन। जो एलाइलिक हो गया, बेंजाइलिक हो गया, वो कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से स्टेबल होते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं।
अब हम अपना ऑप्शन देखते हैं, क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन फ्रॉम द फॉलोइंग आयोडो कंपाउंड इज। तो हमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या देखा है हमने, सबसे ज़्यादा स्टेबल, एंटी एरोमेटिक तो क्या हो गया, सबसे लीस्ट स्टेबल, फर्स्ट तो सबसे कम स्टेबल है। अब हमारे सामने है हाइपर कॉन्जुगेशन वाला और एक है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस वाला क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल, थर्ड, इसके बाद में आ गया सेकंड, 3 2 1। तो आंसर आ गया 3 2 1। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज़ एरोमेटिक कंपाउंड। हमें इनमें से देखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन एक बार चेक करते हैं। इस तरह से क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है, ये रहा पाई बॉन्ड। अगर हमने पहले वाली क्लासेस में अगर हमने सीखा है तो यहाँ पे क्या है, क्या पढ़ा है कि कार्बोकेटाइन, अगर किसी सिस्टम में sp3 कार्बन इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, डीलोकलाइजेशन उस सिस्टम में स्टॉप हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक, उसको बोलते हैं हम नॉन एरोमेटिक। अगर कहीं किसी सिस्टम में डीलोकलाइजेशन स्टॉप करवाना है तो हमें sp3, ये रहा sp3 कार्बन इंट्रोड्यूस करवा दें तो जिससे क्या होगा, उसका जो डीलोकलाइजेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे वो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, क्योंकि हमने पढ़ रखा है एरोमेटिक हो चाहे एंटी एरोमेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, पूरी रिंग में क्या होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। sp3 कार्बन आते ही क्या होगा, डीलोकलाइजेशन स्टॉप हो जाएगा। तो अब सिस्टम क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। जो सेकंड वाला है ऑप्शन, वो और चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, इस तरह से क्या है हमारे सामने 6 मेंबर्ड, ये रही 6 मेंबर्ड रिंग, ये रहे पाई बॉन्ड। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, 5, 5 के हो गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस पूरे सिस्टम में 10 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। तो अकॉर्डिंग टू हक्कल ये क्या हो गया, सिस्टम एरोमेटिक। और इसका नाम है फिनेंथ्रीन, इसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन। तो कई बार वो क्या करेगा, नाम से भी पूछ सकता है। तो सेकंड वाला क्या हो गया अपना, एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है वो एक बार और चेक करते हैं। ये रही रिंग, ये है पाई बॉन्ड, नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहे पाई बॉन्ड। एक बात हमें ध्यान रखना है, जो प्रीवियस क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं, कि इस तरह से डबल बॉन्ड के साथ में नाइट्रोजन लगा हुआ हो डायरेक्ट, तो जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इन लोन पेयर को बोलते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। और जब हम हक्कल रूल में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट वाला, वो काउंट नहीं करना होता है, क्योंकि ये क्या है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। जबकि जो हक्कल रूल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं वो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसमें क्या है, दो ये रहे लोन पेयर दोनों के पास, ये क्या होंगे, डीलोकलाइज्ड नहीं होंगे। ये कौन से लोन पेयर है, लोकलाइज्ड, तो इनको काउंट नहीं करना है। अब हमारे सिस्टम में जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है वो कौन कौन से हैं, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन है वो कौन कौन से हैं, ये रहे 2 और एक ये और ये। तो टोटल हो गए इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और अकॉर्डिंग टू हक्कल जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होता है सिस्टम, वो क्या हो गया, एरोमेटिक। तो इसमें सेकंड और थर्ड क्या हो गया अपना, एरोमेटिक कंपाउंड। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया इसका करेक्ट। तो क्या सीखा हमने इसमें, एक तो स्ट्रक्चर नाम से भी वो पूछ सकता है, तो फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा हमने क्या सीखा है कि जो डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से लगा हुआ हो, तो जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं वो डीलोकलाइज्ड नहीं होते हैं। कौन से लोन पेयर है वो, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर नहीं है, वो कौन से हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर। और जो लोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं वो जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि हक्कल रूल में काउंट नहीं करने होते हैं। तो इस सिस्टम में हमने क्या किया, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखा और
जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, सिस्टम क्या हुआ, एरोमेटिक। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, विच वन इज मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हमें चेक करना आना चाहिए। उससे पहले हम देखते हैं कि जो फ्री रेडिकल होता है उसकी स्टेबिलिटी प्लस आर वाला क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल, प्लस एच, फिर प्लस आई, फिर सिंपल वाला मान लो इसमें माइनस आई, माइनस एच, माइनस आर। ये हो गया अपना फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब हम ये देखते हैं 1 बाई 1 ऑप्शन में क्या करेंगे, फैक्टर लगाएंगे और देखेंगे कि रेडिकल किस फैक्टर से स्टेबल है। ये रही रिंग, ये रहा रेडिकल, ये रहा CH3। यहाँ पे जब हमने प्रीवियस क्लासेस में जब रेडिकल रेजोनेंस में हमने कंडीशन देखी थी कि डबल बॉन्ड जो रेडिकल है उसके साथ में कॉन्जुगेशन किस तरह से कर सकता है, एक बार हम वो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। अगर इस तरह से डबल बॉन्ड CH2, ये रहा CH, ये रहा रेडिकल, डबल बॉन्ड के पास में लगा हुआ कार्बन जिसके ऊपर रेडिकल प्रेजेंट हो तो वो इस तरह से रेजोनेंस से स्टेबल हो सकता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें लेना है हाफ एरो, किसके लिए, फ्री रेडिकल के लिए। तो ये एरो इधर गया। अब जो पाई बॉन्ड है इसके रहे ये दो दो इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर गया। हम क्या कर रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस फ्री रेडिकल के। यहाँ पे क्या हो गया CH2, तो ये रेडिकल जो है वो इस कार्बन पे बच गया। इसके बाद में CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गए, इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अपन क्या करते हैं, अपने ऑप्शन में और चेक करते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है डबल बॉन्ड के साथ में क्या है, पास में कार्बन पे रेडिकल, और वो किस तरह से स्टेबल है। जैसे इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्ड के, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे रह गया। तो हमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिला, ये रहा CH3। ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे क्या रहा, ये रेडिकल। तो ये दोनों क्या बन गए, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो रेडिकल है वो स्टेबल किससे है, हम लिख सकते हैं किससे स्टेबल है वो, रेजोनेंस से, रेजोनेंस। इसके बाद में सेकंड वाला ऑप्शन चेक करते हैं किस फैक्टर से स्टेबल है। ये है हमारे सामने CH2, ये रहा CH2, ये रहा रेडिकल और ये रहा पाई बॉन्ड। अब इसमें जो पाई बॉन्ड है वो क्या है, दो यहाँ पे रहे सिग्मा बॉन्ड, यानी दूर जाके हैं। अल्टरनेट मैनर में डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड के साथ में तब रेजोनेंस होता है। और अगर रेडिकल में देखना होता है तो इस तरह से इस ऑप्शन में, इस कंडीशन में क्या देखा है, डबल बॉन्ड के जस्ट कार्बन होना चाहिए, इसके ऊपर प्रेजेंट जो रेडिकल है वो ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे क्या आ गए, ये दो सिग्मा बॉन्ड, तो रेजोनेंस तो यहाँ पे नहीं होगा। अब जो ये कार्बन है इसके ऊपर जो रेडिकल प्रेजेंट है, तो ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन और इस पे क्या है, ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे रेडिकल जो स्टेबल है वो किससे है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। किससे स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। और यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 1 अल्फा एच। सेकंड ऑप्शन किससे स्टेबल है, सेकंड रेडिकल हाइपर कॉन्जुगेशन से। अब हम सीखते हैं थर्ड वाला ऑप्शन, ये रहा थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये है CH2, ये तो वही आ गया ये वाला जो अभी सीखा था। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेते हैं रेडिकल का, कि जो रेडिकल है ये इधर गया, ये रहा पाई बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इस पे। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये बन गया। यहाँ पे क्या रहा इसका, ये वाला रेडिकल, और इस रेडिकल ने
और इस रेडिकल ने क्या किया, आपस में बॉन्ड बना लिया, तो ये बन गए दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बन गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो थर्ड ऑप्शन में भी स्टेबल किससे है रेडिकल, हम लिख सकते हैं यहाँ पे भी क्या है, रेजोनेंस, रेजोनेंस। इसके बाद में हम फोर्थ ऑप्शन और देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन किस तरह से स्टेबल है। ये रहा कार्बन, ये है CH3, ये है CH3, ये रहा CH3। इसमें जो डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन कौन से हैं, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, इनके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल कितनी अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे ये रहे, ये हो गई 9 अल्फा H। और ये भी किससे स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन से रेडिकल क्या है अपना, स्टेबल है। अब हम अपना ऑर्डर देखते हैं कि रेजोनेंस वाला और हाइपर कॉन्जुगेशन, ये दो कैटेगरी हमें मिली है। इसके अकॉर्डिंग ये रहा रेजोनेंस, ये रहा रेजोनेंस। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा कौन होता है, रेजोनेंस वाला स्टेबल होता है। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट और थर्ड में रेजोनेंस है, लेकिन रेजोनेंस तो कॉमन हो गया कि यहाँ पे भी क्या है, थर्ड में एक ही पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस है, और यहाँ पे भी क्या है, एक पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस है। अब हम जब रेजोनेंस कॉमन हो गया तो हम नेक्स्ट जो फैक्टर है उस पर मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो रेडिकल है, अब हम चेक कर लेते हैं इसमें क्या हाइड्रोजन भी है क्या, अल्फा हाइड्रोजन, ये रहा अल्फा H। तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे क्या है, +3 अल्फा H, यानी +H भी है इसमें, +H भी है और रेजोनेंस भी है। जबकि जो थर्ड ऑप्शन है उसमें ओनली क्या है, रेजोनेंस। तो ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ हमारे सामने, फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल, इसके बाद में थर्ड स्टेबल। अब सेकंड और फोर्थ में हमने देखा है कि दोनों में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो नंबर ऑफ अल्फा H ज़्यादा तो रेडिकल हो चाहे कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो 9 अल्फा H है, और सेकंड में क्या है, 1 अल्फा H। तो फोर्थ सबसे ज़्यादा स्टेबल, इसके बाद में आ गया सेकंड, 1 3 4 2। ये क्या पूछा इसने, मोस्ट स्टेबल। तो ये रहा, रेजोनेंस भी है और इसमें अल्फा H भी है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो फर्स्ट हुआ। ओवरऑल अगर ऑर्डर पूछें तो आंसर आ जाएगा ये वाला, 1 3 4 2। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक तो हमने ये सीखा कि अगर रेजोनेंस कॉमन हो जाता है तो हमें फिर नेक्स्ट फैक्टर यानी हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ मूव करना पड़ता है। जहाँ रेजोनेंस कॉमन, तो ये देख लो कि हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन किस में ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ गया आंसर। तो आज क्या क्या पढ़ा हमने, एरोमेटिक कंपाउंड वगैरह और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या फिर रेडिकल। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।